गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अविनाश शाह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने क्लास रीडिंग सक्सेस में। ठीक है, आज हम लोग जो सेशन करेंगे वो सेशन होगा जनरल साइंस का। मेरा जो प्रीवियस सेशन रहा है जनरल साइंस का, ठीक है, इससे पहले एक डेमो सेशन हो चुका है। उस डेमो सेशन में आप जाकर देख सकते हो कि उस दिन मैंने क्या डिस्कस किया था। मैंने जो उस दिन चैप्टर डिस्कस किया था वो था यूनिट्स, ठीक है, एंड डायमेंशन, यानी इकाई, मात्रक और विमा। ठीक है, मात्रक और विमा। मैंने आप लोगों को ये बताया था लास्ट सेशन में कि जो मेरे मात्रक हैं कैसे, चार उनके जो वर्गीकरण थे वो किस तरह से हैं, एसआई यूनिट्स जो होते हैं वो कैसे होता है, एसआई से डिराइव्ड कैसे होते हैं, और अलग अलग जो पैमाना होता है वो कैसे मात्रक में मापा जाता है। ठीक है, तो उस अगर जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने जिन्होंने ये प्रीवियस वीडियो जनरल साइंस का नहीं देखा है वो जा सकते हैं और मेरे जनरल साइंस के प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। आपको जो मेरे पहले चैप्टर्स थे मात्रा की इकाई, उसमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको लोग। ठीक है, यानी कि आप कंप्लीट उससे अप टू डेट हो जाओगे कि क्या पढ़ाई हुई थी। चलिए आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज कुछ हम उसके आगे करते हैं। आज का जो है मेरा, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपने नाम सुना है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट्स में क्या क्या है, विराम, गति, अदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, वृत्त गति, कोणीय वेग, रेखीय वेग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी अगर बात करें, ठीक है, आपका विराम, विराम मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ स्टेबल पोजिशन में है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सी वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है, कौन सी मतलब रेस्ट पोजीशन में होती है। ठीक है, गति यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी क्या है कि वेलोसिटी क्या है, ठीक है, उसमें कैसे परिवर्तन होता है वेलोसिटी में, वो वेलोसिटी में क्या है, गति का जो आएगा। अदिश राशि, सदिश राशि, जिसे आप क्या जानते हो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए हम लोग एक एक करके सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं किस चीज़ से, हम लोग शुरू करते हैं, पहला पॉइंट जो है विराम। क्या है, विराम, यानी कि जो रेस्ट पोजीशन होता है, यानी कि जो रेस्ट पोजीशन था। मान लीजिए कोई भी वस्तु विराम अवस्था में कब कहलाती है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ रब करने वाला, ठीक है, रबर से, यानी बोर्ड साफ करने वाला क्लीनर, ये अभी क्या है मेरे हाथ में इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, इस पर जो वर्क हो रहा है वो जीरो हो रहा है, यानी अपनी जगह क्या है, स्थिर है। इसी पोजीशन को बोलते हैं जब कोई भी वस्तु ऐसी अवस्था में रहे जब उस पर जो कार्य हो, उसका जो कुल वो जीरो हो और उस पर कोई भी बाहरी जो फोर्स है, बल है, वो कार्य नहीं कर रहा हो, तब ये क्या कहलाएगी, ये वस्तु जो है विराम अवस्था में कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जब कोई भी वस्तु क्या हो, किसी कोई भी वस्तु क्या कर रही हो, अपने विराम अवस्था में कब है, जब उस पर कोई भी वस्तु, जब कोई भी वस्तु पर लगा गया जो कार्य है वो क्या है, जीरो है। जो भी कार्य हो रहा है जीरो है, और कोई बाहरी, और दूसरा कंडीशन क्या है, कोई बाहरी फोर्स यानी कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रही है, सिंपल नहीं कर रही है, अपनी जगह स्थिर है। वस्तु क्या है, अपनी जगह स्थिर है। बहुत क्लियर है, विराम अवस्था में। ये हो गया मेरा विराम अवस्था, यानी वस्तु जब अपनी जगह स्थिर है और उस पर जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल जीरो है और कोई भी बाहरी जो बल है उस पर नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो ये हो गया मेरा रेस्ट पोजीशन, विराम की अवस्था। दूसरे पे आते हैं गति की अवस्था। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा है गति की अवस्था। ठीक है, आप गति अवस्था की बात करते हैं, यानी अब क्या हो गया, वस्तु जो मेरा हाथ में रखा हुआ कोई है, विराम अवस्था पे है, ये गति में कब आएगी,
जब हम इस पर क्या करेंगे, कोई बाहरी फोर्स लगा देंगे। देखिए अगर अभी ये रखी हुई है और मैंने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो गया, मूवमेंट शुरू हो गया। यानी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मेरा, बाहर से जो बल लग रहा है, तब इस पर क्या हो रहा है, इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यानी वस्तु किस पे आ रही है, अब गति में आ रही है। क्लियर है। यानी गति की अवस्था कब होती है, जब कोई वस्तु पर किसी बाहरी बल को आरोपित किया जाए और वो अपने स्थान में क्या कर ले, परिवर्तन कर ले, तो अब क्या कहा जाता है कि वस्तु गति की अवस्था में है। क्लियर है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बाहरी बल लगता है। क्लियर है। अपनी अवस्था को छोड़ देती है। ठीक है, अपनी अवस्था को छोड़ देती है, क्या हो जाती है, गति के में गतिमान हो जाती है, मतलब गति इसमें आ जाती है। ठीक है, ये तो था मेरा क्या, गति की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन क्या है, और मेरा जो गति का अवस्था है, मतलब स्पीड का जो पोजीशन है या कोई वेलोसिटी उस पर काम कर रहा है, कैसे वेलोसिटी में जा रहा है। यानी क्या होती है गति अवस्था, जब उसमें बाहरी बल लग गया। अपनी जगह में अगर कोई एक पत्थर रखा हुआ है, उसको तब तक रखा हुआ है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा। अगर उस पत्थर को हम इस तरह से ढकेल दें तो पत्थर क्या हो जाएगा, अपनी जगह को छोड़कर गति में आ जाएगा। यानी कोई ना कोई बल उस पर लग रहा है बाहरी, तभी वो अपनी गति की अवस्था में आता है। ठीक है, ये दो मेरी अवस्थाएं थी। चलिए हम इसके आगे आते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरा विराम जो अवस्था और गति अवस्था क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। बात करते हैं अदिश राशि की। इसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर यही है कि मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु, ठीक है, केवल उसकी क्या करें, उस वस्तु के परिमाण को हम व्यक्त कर पाए, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो किस राशि के अंतर्गत आती है, वो वस्तु अदिश राशि के अंतर्गत आती है। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड को जो दर्शाए, सिर्फ उसके परिमाण को जो दर्शाए, वैसी वस्तु, ठीक है, क्या कहलाती है, अदिश राशि में आती है। ठीक है, वैसी राशियां या वैसी राशि या वस्तु, ठीक है, हम राशि कहते हैं, वस्तु तो अलग चीज हो गई। वैसी राशि जो सिर्फ क्या करें, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को दर्शाए, जो सिर्फ परिमाण को दर्शाती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल देकर मैं समझ लूँ, जैसे दूरी। ठीक है, जैसे दूरी क्या है, अदिश राशि है। या अगर मैं बात करूं चाल क्या है, अदिश राशि। कैसे अदिश राशि है, तो अगर मैं बात करूं चाल की, हम बोलते हैं कि मेरी जो चाल है या आपकी चाल है, क्या है, आपकी चाल जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। आप इस चाल से चलते हो, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से आप चलते हो। यानी 4 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में आप 4 किलोमीटर तय करते हो। यहाँ पर क्या है, आप चाल तो चल रहे हो, ठीक है, यानी वो आपके परिमाण को बता रहा है, आपके मैग्नीट्यूड को बता रहा है कि आप 1 घंटे में कितना चल लेते हो। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर रहा है कि वो आप किस दिशा में चल रहे हो, आप किस दिशा में चल रहे हो। यानी जहाँ पर दिशा आ जाए, यानी जहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाए, किसके साथ, परिमाण के साथ, यानी परिमाण प्लस डायरेक्शन जो होता है, अगर उन दोनों का बोध एक जगह हो जाए तो वैसी राशियां कहलाती हैं सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जहां से परिमाण का बोध होता है, जहां दिशा का बोध नहीं होता है, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां। तो इसमें सिर्फ परिमाण का बोध होता है, इसमें क्या होता है, दिशा का बोध नहीं होता है। क्लियर है। यानी अगर किसी के चाल को बताना हो तो चाल आप लिख सकते हो क्या, 4 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये क्या बताएगी, ये इसके सिर्फ परिमाण को बताएगी कि 1 घंटे में कोई भी जो बंदा है वो 4 किलोमीटर चल रहा है। लेकिन बात करते हैं अब
किसकी? सदिश राशि की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्या अंतर है। ठीक है, ये तो था मेरा अदिश राशि। अब यहीं पर हम बात करते हैं सदिश राशि की। देखिए क्या अंतर है। सदिश राशि मतलब इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं अगर सदिश राशि की, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि इसमें जो पहला होता है परिमाण का बोध तो होता ही है, परिमाण का बोध इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें था दिशा का बोध नहीं होता है, इसमें दिशा का भी बोध होता है। दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, दिशा यानी डायरेक्शन का बोध भी होता है। ठीक है, बोध भी होता है। ये दोनों हो गया इसमें। अब एग्जाम्पल के लिए मैं फिर आता हूं, वेग, ठीक है, वेलोसिटी, वहीं चाल तो हम क्या बोलते हैं? स्पीड। दोनों में अंतर समझिए। चाल स्पीड है, यहाँ पर सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर एक परिमाण को बता रहा है, लेकिन अगर हम वेग की बात करेंगे कि मेरा वेग कितना है, तो हमको क्या लिखना होगा कि इसका वेग हो गया 4 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के साथ, या अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ हम क्या कर दें, यहाँ पर नॉर्थ या साउथ भी लगा दें, तो कोई ना कोई किसी ना किसी को दिशा को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। परिमाण तो आपका 4 किलोमीटर बता ही रहा, जो इसमें भी बता रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है कि यहाँ पर नॉर्थ लगा हुआ आगे एन। एन मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इस एन का मतलब हो गया नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा को बता रही है। क्लियर है? यानी वैसी राशियाँ जो सिर्फ परिमाण को बताती हैं वो अदिश राशि कहलाती है, जिससे हम स्केलर क्वांटिटी करते हैं, जबकि वैसी राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं पूरे बेसिक्स में जब भी मैं अपने सेशंस को लेता हूँ, ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी सब्जेक्ट्स, चाहे वो मेरे इकोनॉमिक्स के हो, पॉलिटी हो, या आपके जनरल साइंस के हो, कुछ भी जो भी मुझे पढ़ाने को मिलता है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वो चीज़ बेस से पूरा बताऊँ और इतने आराम से बताऊँ कि अब जब आप पढ़ो तो आपको खुद ही जब चैप्टर से आगे बढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है, जो पीछे पढ़ोगे तो वही चीज़ है, सारा कुछ सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर एक चीज़ हम पढ़ लेंगे तो लाइन से याद हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए मैं इसके आगे बढ़ने से पहले, मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ बताया था आपको, ठीक है, MLT, ठीक है, यानी हम लोग क्या डायमेंशन की बात की थी मैंने, कि हम लोग डायमेंशन के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बीमा भी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था लास्ट सेशन में आपको। हम लोग आज क्या करेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको भी देखते जाएंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जब बहुत से एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है किसी का भी डायमेंशन, आप इसके बीमा के बारे में बताइए क्या होगा, क्या है, नहीं है। ठीक है, अगर आप अभी से इससे अवेयर होते चले जाइएगा तो बहुत ईजी हो जाता है आगे जाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा विराम की अवस्था, हमने देखी गति की अवस्था, हमने क्या देख लिया? आदिश राशि हमने देख लिया, सदिश राशि। हम आते हैं दूरी। देखिए अंतर क्या है, दूरी और विस्थापन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी और विस्थापन मैं इसको एक फिगर से बताता हूँ। ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है, जो चलना शुरू करता है और बी पॉइंट पर, ये एक इंसान है जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और कहाँ पहुँच जाता है? ये पहुँच जाता है डी पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर है? हिस्ट पुष्ट इंसान है, आप देख सकते हैं, खाते पीते परिवार का दिख रहा है। ठीक है ना? चलिए इस पे आते हैं। ये चलता है और तो ये जो मेरा जो एक इकाई द्वारा तय की गई जो दूरी है मेरी, ठीक है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ए बी, ये जो मेरी दूरी है ये क्या कहलाएगी? ए बी मेरी दूरी हो गई। क्लियर है? यानी आप जितनी दूरी तक, यानी आप जितने दूर तक जाकर किसी भी चीज़ को कवर करते हैं, चलते हैं या कुछ भी कवर होता है, तो वो दूरी में आता है। ठीक है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, यानी हम जितनी दूर जाते हैं उतनी की लंबाई पूरी नापी जाती है। ठीक है, विस्थापन में क्या अंतर है? विस्थापन जब हम बात करें, सेम कोई एक पॉइंट से एक बंदा चलता है, ठीक है, और ये क्या चलता है? ऐसे चलता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसे चलता है, तो ये हो गया ए, ठीक है,
और ये पोजीशन मेरा हो गया बी या के, जो मानिए आप के, ठीक है। तो मेरा जो विस्थापन है वो कैसे होगा, देखिए ये मेरा विस्थापन है, क्लियर है। इसको हम लोग विस्थापन को ऐसे मापते हैं, ठीक है। विस्थापन मेरा क्या है, एक जो है ये मेरा विस्थापन है। दूरी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने माप लिया, लेकिन जो विस्थापन होता है वो हर एक पॉइंट से मापा जाता है। ए से ओ, ओ से बी, बी से यहाँ एक पॉइंट क्या मान लिया, कुछ भी दे दो, पी, पी से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, भी, डब्ल्यू, एक्स। अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो पूरा ए के मेरा विस्थापन है, तो जो ए के होगा वो कैसे होगा, वो होगा ए ओ प्लस ओ बी प्लस बी पी प्लस पी आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू प्लस यू भी प्लस बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू एक्स एंड प्लस एक्स के ऊपर ये जो मेरा पॉइंट है इसका मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया एम या एक्स एम और एम के, कोई भी आप नाम दे सकते हो, कुछ भी। ये मेरा विस्थापन है। अंतर समझ में आ रहा है। दूरी क्या थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड दूरी आप सीधे गए आपने नाप लिया, लेकिन विस्थापन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, हर एक पॉइंट पर अगर कोई इस पॉइंट से इस तक जा रहा है तो उसके हर एक डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है कि वो कितनी दूर तक डिस्प्लेस कर रहा है, यानी हर एक पॉइंट को फिगर आउट करके मापा जाता है, ठीक है। यानी लोअर क्रस्ट में भी और अपर क्रस्ट में भी, ऊपरी भाग में भी और निचले भाग में भी, ठीक है। इसका विस्थापन कहाँ तक हो रहा है, ये था अंतर मेरा दूरी और विस्थापन का, क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं चाल और वेग में। हम किस पे आते हैं, चाल और वेग में। चाल वेग सुनने में सब सिमिलर है, ठीक है, अंतर बस थोड़ा सा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका अंतर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहाँ डिस्कस किया था, सदिश और अदिश राशि में। तय समय में, तय समय में, सॉरी तय समय में, ठीक है, क्या है, इकाई, सॉरी यहाँ पर हो गया इकाई समय, नॉट तय समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये कहलाता है क्या, स्पीड। लेकिन यहाँ पर ये दूरी तो आपको पता चल गया कि एक तय समय में आपने कितनी कर ली। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने फिर लिख दिया 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो कि आपने 1 किलोमीटर में, ठीक है, जो दूरी तय की कितने घंटे में की, सॉरी 4 किलोमीटर पर 1 घंटे में आपने कितनी दूरी तय की, आपने 4 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। दूरी तो आपको पता चल गया इकाई समय में कि मेरा 1 घंटे में 4 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ क्या है, दिशा का पता नहीं चल रहा है कि आप इस इकाई जो समय है उसमें आपने जो दूरी तय की वो किस दिशा में की। इसका आंसर यहाँ है, सेम है आपका। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ हो जाएगा सेम, इकाई समय में, ये भी इकाई समय में ही है, इकाई समय में तय की गई दूरी किसके साथ, दिशा के साथ, दिशा के साथ। अभी एग्जाम्पल फिर यहाँ पर आप लिख दोगे, अगर हमको क्या लिखना है, वेलोसिटी लिखना है, तो हम लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। यानी आपने जो तय की 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर की, किस साइड में, तो नॉर्थ में, क्लियर है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट है, यानी यही अंतर जो हम लोग पीछे पढ़े थे अदिश और सदिश राशि में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये था मेरा स्पीड, चाल बराबर अपने फॉर्मूला। अब आगे हम लोग सारा कुछ देखेंगे क्या होता है चाल बराबर। अगर आप बात करें फॉर्मूला की तो हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यह है फॉर्मूला, ठीक है। यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, क्लियर है। ये बहुत इजी है। जब हम लोग इस पे जाएंगे वेलोसिटी में तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको वेलोसिटी पे मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन के साथ आ जाते हैं। तो फॉर्मूला अगर आगे जाइएगा तो v बराबर u प्लस AT होता है, ठीक है। ये अपने आप में फॉर्मूला, यहाँ v क्या है, वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, जबकि u जो होती है ये क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है,
मतलब आरंभिक चाल, और ये क्या है, अंतिम चाल, फाइनल वेलोसिटी। जहाँ ए होता है वो त्वरण होता है, हम लोग आगे देखेंगे, और टी जो होता है वो क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इन दोनों के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं बीमा, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में बताया डायमेंशन, आप हर एक फॉर्मूला जैसे जैसे आपको याद होते जाएगा वैसे वैसे डायमेंशन आपके लिए बहुत ईजी होते जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका डायमेंशन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि अब इससे हम डायमेंशन से कैसे को रिलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं, सॉरी, डायमेंशन से कैसे को रिलेट करेंगे। आते हैं डायमेंशन में दोनों के। ठीक है, अभी मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया, कौन सा, स्पीड का, यानी किसका, चाल का। चाल बराबर हम लोग क्या देखें, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए अभी हम लोग इसको किस में करना है, हम लोग को डायमेंशन बीमा वाले रूप में करना है। बीमा वाले जो नियम होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बीमा जो होता है वो हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है, एमएलटी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, डायमेंशन जो है एमएलटी में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा, यानी स्पीड, डिस्टेंस, देखिए इसको बहुत ईजी है, दूरी। ठीक है, जब आप बात करेंगे यहाँ एम, एल और टी की, तो ये किसको डिनोट करता है, एम डिनोट करता है मास को, एल किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है लेंथ को, और टी जो है वो किसको डिनोट करता है, टाइम को। चलिए हम यहाँ पर दूरी इन तीनों में डायरेक्ट किसको दिखा रहा है, दूरी मास को तो नहीं दिखाएगा कि कितना परिमाण है, दूरी किसको दिखाता है हमेशा, लंबाई, लेंथ को। दूरी किसके लिए होती है, लेंथ के लिए। आप बोलते हैं ना 4 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, यानी 5 मीटर का कपड़ा है, 10 फीट का आदमी है, 5 फुट उसका लंबाई है। तो हमेशा दूरी क्या होता है, डिस्टेंस के लिए होता है, मेजरमेंट। यानी दूरी जो है, डिस्टेंस जो है आपका, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, और ये हो गया टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, दूरी को एल से, और समय यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, यानी L बाय टी। अगर हम इसको सही से करें तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक रूल होता है कि अगर 1 बाय टी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी का पावर -1। यहाँ L ऊपर में है और नीचे 1 बाय टी है, यानी हम इसको अगर समझाने के लिए लिखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, L इंटू L गुना 1 बटा टी, 1 बाय टी। तो L तो हो गया, और 1 बाय टी को हम लोग लिख सकते हैं टी का पावर -1 इस रूल के हिसाब से, यानी ये हो गया आपका L T -1। लेकिन चूंकि हमको हमेशा इन तीनों को डिनोट करना है, तो जो टर्म मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो टर्म इन तीनों में नहीं होते हैं उस पर क्या कर दिया जाता है, उसको लिख के उस पर पावर 0 चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि मैथ्स का एक रूल है कि अगर आप किसी के भी पावर को 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ आपका ये क्या आ गया, डायमेंशन मिल गया, यानी स्पीड का जो डायमेंशन है क्या हो गया, m0 LT -1। वेरी सिंपल। ठीक है, कितना आसान है, देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है और आपको इससे कंपेयर कर देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस पर फिर से हम लोग एक बनाते हैं वेलोसिटी का। ठीक है, हम लोग फिर से बनाते हैं, ये होप कि आपका क्लियर हो गया स्पीड का। ठीक है, हम लोग बनाते हैं वेलोसिटी के लिए डायमेंशन। अभी हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस हैं, मान लीजिए क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी मेरा वेग। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला था वेलोसिटी के लिए, v बराबर u प्लस AT। यहाँ पर चूंकि u हमेशा क्या हो जाएगा, अभी 0। क्यों, क्योंकि जब कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में रखी रहती है, और तो प्रारंभिक चाल उसका क्या होता है, जब कोई स्थिर है ये वस्तु तो इसका चाल क्या होगा, चाल 0 होगा, जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, यानी u क्या होगा यहाँ पर 0। और v जो मेरा अंतिम वेलोसिटी है, वो फोर्स लगने के बाद जो वस्तु में चाल में जो बढ़ती है, उसकी जो चाल आती है वो कब आती है, वो अंतिम चाल होती है, यानी फोर्स लगने के बाद का जो वैल्यू है वो v है। u क्या हो जाएगा, प्रारंभिक चाल है। u यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा देर के यहाँ पर लिख देता हूँ, v जो है मेरा वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम चाल। ठीक है, सॉरी, अंतिम वेग। और u जो है मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। क्या है, प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग अगर मेरा 0 है तो फॉर्मूला मेरा क्या मिलेगा,
v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी। v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी को करेंगे तो ये आ जाएगा ए टी, ये मेरा फॉर्मूला मिल गया। अब हमको इसका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पर जो a है, ये a क्या है, ये त्वरण है, ये एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, ठीक है। चलिए हम इसको लिखते हैं a इंटू टी। अब हम फिर आते हैं वापस डायमेंशन में, MLT में हमको इसको दिखाना है, किस में दिखाना है, MLT में दिखाना है। देखिए अगर आप बात करेंगे त्वरण की, तो त्वरण का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो भी चलेगा, त्वरण का अगर आपको SI मात्रक पता है तो भी चलेगा। यानी अगर त्वरण का हम सिर्फ SI मात्रक याद कर लें तो आपको पता होगा ये होता है मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये SI मात्रक होता है त्वरण का। हमने यहाँ पर इसका क्या लिख दिया, SI मात्रक, बगल में हमने T लिख दिया, T अपने आप में समय है। अब देखिए फिर मीटर, मीटर मतलब क्या हो गया, अपने आप में डिस्टेंस हो गया, मतलब लंबाई को दर्शा रहा है। लंबाई के लिए मेरा यहाँ पर कौन सा है, L है, L लेंथ को दर्शाएगा। नीचे हो गया टाइम, सेकेंड, सेकेंड ऑलरेडी किसको दर्शा रहा है, टाइम को, यानी टाइम का यानी T का स्क्वायर। और बगल में ये भी क्या है, AT, ये T भी क्या है, ये T भी क्या है, टाइम है, यानी इसका एक और यहाँ बगल में क्या आ जाएगा, T। क्लियर है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो हम बगल में इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक T कट गया, कट गया, यानी हो गया L/T। अगर हम इसको डायमेंशन को अब फाइनल करें तो हम इसको लिख सकते हैं LT-1, लिख सकते हैं LT-1। अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि हमको हमेशा इसके टर्म में लिखना है, यानी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इधर ब्रैकेट लगाएंगे, और m चूंकि सबसे पहले रहता है और यहाँ m तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने से क्या कर देंगे, m का पावर 0, यानी अभी जो मेरा मिला, क्या मिला, m0 LT-1। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी का हुआ। होप कि आप लोगों को ये जो डायमेंशन है समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। SI यूनिट आपको सिर्फ पता होगा, हम लोग त्वरण को भी देखेंगे, हम लोग हर चीज़ को देखेंगे। अभी इसके बाद मैं त्वरण ही डिस्कस करूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि उसका SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। यानी आप जो चीज़ें जो आप जनरल साइंस में पढ़ते हो उसको ना क्या है, उसका फॉर्मूला भी याद करते जाइए, ठीक है। जब उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए किसी का भी डायमेंशन निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जब दिमाग में रहेगा आप तुरंत बैठा के डायमेंशन 2 मिनट में निकाल लोगे, ठीक है। तो हम लोग जनरल साइंस में जब क्लासेस हैं हमारे, रेगुलर वीडियोस होंगे, जो सेशन या लेक्चर्स हैं, ठीक है, आप उसमें देखोगे कि एक बहुत बृहद पैमाने पर आपको रेगुलर सेशन में ये बताया गया है कि हर एक टर्म कंडीशन का किस तरह से एक दूसरे से रिलेटिव पोजीशन में काम करता है, कैसे त्वरण का फॉर्मूला आप याद रहेगा तो कैसे आप डायमेंशन निकालोगे। डेमो सेशन में ही आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को आप जब देखो तो आसानी से बना पाओ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिर्फ स्पीड और क्या है, मेरे वेलोसिटी में अंतर इतना है, चाल और वेग में अंतर है कि चाल जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, परिमाण को दर्शाता है, जबकि वेग क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा को भी दर्शाता है। क्लियर है। चलिए इसके आगे आते हैं, हम लोग आते हैं इसके आगे त्वरण। हमारा चाल हो गया, वेग हो गया, हमने डायमेंशन भी देख लिया। हम आते हैं वापस त्वरण में, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं इकाई समय में, त्वरण किसे बोलते हैं, इकाई समय में किए गए वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरण। इकाई समय में कहने का मतलब सिंपल है, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू, और दर जब लगता है तो नीचे क्या लग जाएगा, टाइम, यानी a का फॉर्मूला हो गया v माइनस यू बाय टी, ठीक है। यहीं से डिराइव्ड फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं वो भी डिराइव करके बता दूंगा। ये मेरा त्वरण का फॉर्मूला है। कैसे, ऊपर में हो गया वेग में परिवर्तन, इसको हम लोग ऊपर में क्या बोले, वेग में परिवर्तन, और नीचे चूंकि t लग गया तो हो गया वेग में परिवर्तन की दर, यही त्वरण कहलाता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर, किसी भी चीज़ में परिवर्तन जब होता है, जब आपसे पूछा जाए कि मान लो भाई क्या हो गया कि कोई लोग हैं, ठीक है, आप 2 किलोमीटर
ठीक है, एक डिस्टेंस आपने तय कर लिया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आए आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया। थोड़ा और दूर आप गए, ठीक है, आपने 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया। अगर आपसे कोई परिवर्तन पूछे कि आपने कितना परिवर्तन हुआ, आपने कितनी डिस्टेंस को तय किया, तो आप क्या करते हो, 7 - 2 कर देते हो। आप बोलते हो कि बीच का 5 किलोमीटर हम लोग तय किए हैं, यही मेरा चेंजेस हुआ। यानी जब भी कोई भी चीज़ जब अंतर निकाला जाता है तो अंतिम में क्या किया जाता है, इनिशियल को घटा दिया जाता है। इसी तरह वेग में भी जो परिवर्तन होगा वो अंतिम वेग जो होगा उसमें क्या है, आरंभिक वेग को घटा दिया गया है। यानी इसीलिए इसे v - u को हम लोग बोले वेग में परिवर्तन। और चूंकि बाई टी है, टी यहाँ पर समय है, तो जब दर की बात होती है तो किसी की भी परिवर्तन में अगर समय से भाग दे दिया जाए तो उसकी दर को बता देता है। यानी v - u में हमने t से भाग दे दिया तो वो वेग में परिवर्तन की दर को बता रहा है। क्लियर है? यहाँ पर t यहाँ पर क्या है, t यहाँ पर समय है। क्लियर है? चलिए अभी इसी को मैं डिराइव कर देता हूँ। इसी को अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसको हमने कहा था v बराबर u प्लस ए टी, वो इसी से आता है। अभी क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अभी ये उधर चला जाएगा, ये माइनस यू है, जब इक्वल के अपोजिट साइड में आएगा तो ये माइनस यू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस यू। यानी ये हो जाएगा क्या आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v बराबर यू प्लस ए टी। अभी देखिए आपका यही डेरिवेशन जो पीछे हमने देखा कि जो डिराइव्ड मेरा फॉर्मूला था वो यहीं से आया था, हमने यहाँ से डिराइव कर लिया, सेम फार्मूला मिल गया। यानी एक दूसरे से सब लिंक्ड है, अगर कोई भी एक फार्मूला आपको मिलता है तो दूसरा उससे डिराइव्ड हो जाता है। और अगर एक दूसरे का फार्मूला डिराइव्ड कोई भी पता हो, ठीक है, तो आप आराम से उसका एसआई यूनिट निकाल लेते हो। चलिए हम इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, त्वरण की। क्लियर है? इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं पीछे अभी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब बात करते हैं ए की। तो ए मेरा क्या मिला, v माइनस यू बाय टी मिला था, ठीक है। अब हमको एसआई यूनिट चाहिए। यहाँ पर u मेरा क्या है, हमेशा 0 है मान लो, तो v बाय टी हो गया। u 0 होगा, मैंने पिछले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि आरंभिक जो वेग होता है वो 0 होता है, क्योंकि अपनी जगह पर जब कोई भी वस्तु रखी रहती है तो उसका जो आरंभिक वेग होता है वो हमेशा 0 होता है, जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया। जैसे ही कोई बाहरी फोर्स मारते हैं ये अपने स्थान से हिलेगा और इसका वेग प्रारंभ हो जाता है, तब जाकर ये अंतिम वेग पर पहुँचता है, ठीक है। यानी यहाँ पर u 0 है, इफ़ u 0, यदि u 0 है तो मेरा फॉर्मूला हो गया a इज इक्वल टू वी बाई टी। चलिए एसआई यूनिट कैसे निकलेगा, हमको वेलोसिटी का एसआई यूनिट चाहिए, हमको वेलोसिटी का एसआई यूनिट। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टी, टी का भी क्या होगा, सेकेंड। अगर हम इसको डिराइव्ड करें यहाँ पर, तो हम इसको डिराइव्ड मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी सेकेंड के नीचे कुछ नहीं तो 1। आपको पता होगा रैशनल नंबर में, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ p बाय क्यू डिवाइडेड बाय r बाय एस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाय क्यू इंटू एस बाय आर। ये उल्टा हो जाता है जाके, यानी यहाँ पर भी ये क्या है, p बाय क्यू है और नीचे ये क्या है, r बाय एस है। तो हम जब इसको करेंगे तो सेम चीज़ कहानी इस पर करेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर बाय सेकेंड, ठीक है, इंटू 1 बाय सेकेंड, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एसआई यूनिट। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया एसआई यूनिट, a इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला से हर चीज़ निकल जाता है, ठीक है। आपको क्या है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका है। अगर वेलोसिटी का बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी का एसआई यूनिट पता है तो आपने बैठा दिया, ठीक है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट ऊपर बैठा दिया। यहाँ पर फॉर्मूला मेरा क्या है, v बाई टी निकला, तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट बैठा दिया। नीचे t टाइम है, तो टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, हमने सेकेंड लिख दिया। अब फिर इसको हम p बाई क्यू वाले फॉर्मूला में ऊपर जो रैशनल नंबर का फॉर्मूला उस पर सॉल्व किया, तो मेरा आया मीटर डिवाइडेड बाय 1 बाय सेकेंड इंटू 1 बाय सेकेंड, ठीक है, 1 बाय सेकेंड इंटू 1 बाय सेकेंड, यानी नीचे सेकेंड का होल स्क्वायर हो गया, तो ऊपर हो गया मीटर बटा सेकेंड का होल स्क्वायर, जिसको हम मीटर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, m लिखते हैं एसआई यूनिट में, मीटर बाय SEC सेकेंड, सेकेंड का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एसआई यूनिट हो गया। किसका हो गया, ये त्वरण का हो गया, ठीक है, एसआई यूनिट किसका हो गया, त्वरण का हो गया। क्लियर है? यानी आपको कोई भी चीज़ का कोई एक पहलू पता हो तो आप आराम से दूसरे पहलू पे जा सकते हो और डायमेंशन आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए
मैं इसको रब करता हूँ। होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, त्वरण और वेलोसिटी। ठीक है, जो आपका एक्सीलरेशन था, क्या मेरा स्पीड था, क्या वेलोसिटी थी, और कैसे डायमेंशन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग जो रेगुलर सेशन है उसमें एक डायमेंशन का पूरा क्लास ही देखेंगे। ठीक है, कि कैसे एक डायमेंशन का अलग अलग जो मेरे जो फॉर्मूला है उनसे हम कैसे अलग अलग चीज़ों का डायमेंशन निकाल सकते हैं, या मेरे पास अगर SI यूनिट है तो हम कैसे उन डायमेंशन को पता कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है भैया, दिमाग तो यूज़ थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल दिमाग अगर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ के थोड़ा पहले डेवलप करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक यूज़ शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिचार्ज कूपन जो है वो हम लोग हैं, हम लोग रिचार्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं वृत्तीय गति। ये मेरा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कहने का मतलब क्या हो गया, वृत्तीय गति मतलब हो गया, सीधा सा बात है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन या सर्कुलर स्पीड, जो आप बोलिए, वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, समझ लीजिए किसी सर्कल में गोल गोल घूमना। क्या है, किसी सर्कल में गोल गोल घूमना, ये मेरा क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप किसी जब सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मोशन को हम लोग बोल देते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। गोल गोल जब आप किसी वृत्त के आकार वाले संरचनाओं में जब घूमते हैं या क्या करते हैं, गति करते हैं, तो उस गति को क्या बोला जाता है, वृत्तीय गति। ठीक है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो समझ लीजिए कोणीय वेग। जब आप बात करते हैं सर्कुलर मोशन की तो अपने आप में क्या आ जाता है, कोणीय वेग का कंसेप्ट आ जाता है। कोणीय वेग जो होता है, ठीक है, और रेखीय वेग। चलिए हम दोनों का बात कर लेते हैं। कोणीय वेग कहने का मतलब हो गया कि अगर ये आपका सर्कल है और यहाँ पर सेंटर है, तो इस सेंटर से अगर हम कहीं पे एक लाइन ड्रॉ करें तो क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है मेरा। क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। क्लियर है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। कोई भी एक सर्कल है, सिंपल सर्कल में क्या होता है कि आप अगर सेंटर से कहीं पर भी सर्कल में लाइन ड्रॉ कर देते हो तो रेडियस हो जाता है, और रेडियस को फुल कर देंगे तो क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। ठीक है, यानी 2r हो जाता है। फॉर्मूला है d इज इक्वल टू 2r, आपने सुना होगा। ठीक है, d इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू और 2 टाइम्स ऑफ क्या है, रेडियस। यानी अभी क्या है, अभी यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कहीं से भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं से भी सर्कल में, तो कहीं ना कहीं वो सेंटर के साथ एक एंगल बनाएगा। ठीक है, कहीं से भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। यही जो थीटा है इसको हम लोग आप क्या बोल सकते हो कि ये एक एंगल बना रहा है, यानी ये जब इस तरह का क्या है, कोण बना रहा है आपका, तब इस पे जो वेग लग रहा है, इस कोण पे जो वेग लग रहा है, यही वेग क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। समझ में आया, यानी क्या हो गया, जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु थीटा कोण बनाती है तो वह उस पथ पर कोणीय वेग से गमन करती है। कोणीय वेग से क्या करती है, गमन करती है। क्लियर है, ये कोणीय वेग है, यही थीटा कोण है। यानी सर्कुलर मोशन में कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट पर क्या है, वो सेंटर से कोई ना कोई एंगल बनाएगी, चाहे वो यहाँ से जाए थीटा, चाहे वो यहाँ से जाए थीटा, कहीं ना कहीं अगर पूरे मोशन में कहीं ना कहीं थीटा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे कोणीय वेग कहा जाता है। ठीक है, रेखीय वेग क्या हो गया, रेखीय वेग हो गया सिंपल लाइन पे जब वेग करते हैं, जब आप सिंपल लाइन पर गमन करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधी रेखा का जो गमन होता है, सीधी रेखा पर जो गमन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय वेग। ठीक है, अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो एक बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहां पर v जो है आपका क्या है, ये रेखीय वेग है, जो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, रेखीय वेग है। ओमेगा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। और आर यहाँ पर क्या हो गया, आर जो है वो क्या हो गया, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, किसका, सर्कल का त्रिज्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। क्लियर है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर।
यानी जो रेखीय वेग होता है वो कोणीय वेग और उस वृत्त की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हम लोग आगे जाके काफ़ी कुछ इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर क्या हो सकता है। कभी कभी इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल दे देता है छोटा सा एग्जाम्स में, ठीक है, कि किसी वस्तु का रेखीय वेग इतना है और उस वस्तु का त्रिज्या नहीं देगा, उस वस्तु के आपको क्या दे देगा, उस वस्तु का डायमीटर दे देगा आपको। इस और उस वृत्त का जो है, उस वृत्त की डायमीटर, क्वेश्चन ऐसे रहेगा। क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे दे देता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोणीय वेग है क्या है, जब किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूमती है और उस वृत्त पर थीटा या कोण वेग बनाती है तो उस पर जो कमन हो रहा है वेग वो कोणीय वेग कहलाता है, जबकि रेखीय वेग स्ट्रेट लाइन पर होता है। और उन दोनों के बीच का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहाँ v जो है रेखीय वेग है, ओमेगा जो है कोणीय वेग है और r जो है वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर है? चलिए मैं इस पर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी ऐसे दे देते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, समझ लीजिए। पूछ दिया जाएगा आपसे कि छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि यदि किसी वस्तु का रेखीय वेग 4 किलोमीटर पर आवर है तथा उस वृत्ताकार पथ ऐसे किसी का कोणीय वेग, सॉरी किसी का कोणीय वेग, ठीक है, आपका दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर है, वो तो उस वृत्ताकार पथ की जो डायमीटर है, ठीक है, क्या है, उस पथ की जो डायमीटर है, डायमीटर आपका दिया जाएगा, मान लीजिए कि कुछ दिया रहेगा वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो उस पथ का रेखीय वेग बताएं, ज्ञात करें। क्या होगा यहाँ पर, सिंपल है, कोणीय वेग आपका मतलब ओमेगा दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, याद रखिएगा डायमीटर दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। यानी अगर आप बात करें, या 10 मीटर में अगर फिलहाल नहीं लिख दूँ, ठीक है, 10 मीटर है। अगर यहाँ डायमीटर की बात करें तो हमारा सबसे पहले दिमाग में क्या जाएगा, कोणीय वेग की बात हो रही है, रेखीय वेग की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। चलिए यहाँ पर क्या पता है, पता हमको ओमेगा है, ओमेगा तो पता है, ठीक है, आर नहीं पता, तो आर नहीं पता तो दिया क्या हुआ है, डायमीटर, और हमको पता है कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। ठीक है, वृत्त में मैंने आपको बताया था कि कोई वृत्त है तो वृत्त का अगर सेंटर से कोई भी लाइन गिरा दें तो ये क्या हो जाएगा, r, और अगर फिर इधर सेंटर से इधर गिरा दें तो ये भी r, और इन दोनों r को मिलाकर क्या लिखते हैं, r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r, यानी r प्लस r 2r, और ये क्या होता है, डायमीटर कहलाता है, यानी a से b तक का जो पोजीशन है वो डायमीटर कहलाता है, यानी डायमीटर आपका 2r दिया हुआ है। यानी आपको क्या करना है, r निकालना है, तो r क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, इस फॉर्मूला से 2 यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा तो r हो जाएगा डायमीटर बाय 2, यानी r आपका निकल गया कितना, 10/2, 5 मीटर। क्लियर है? मान के चलते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, मेरा फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यानी 4 इंटू क्या हो जाएगा 5, 20, यानी ओमेगा जो था इतना रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू रेडियंस में निकाला जाता है, ठीक है। तो होगा इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जा सकते हैं। क्लियर है? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम लोग हर एक तरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे, हम लोग हर एक तरह के कंसेप्ट को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लॉ ऑफ मोशन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। हम लोग अभी तक जो जनरल साइंस में देखते आए, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया, मैं इसको अब रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देख लिया SI यूनिट्स, हमने देख लिया SI यूनिट्स, हमने देख लिया डायमेंशन, ठीक है। हमने लॉ ऑफ मोशंस के बेसिक्स टर्म्स देख लिए, बेसिक टर्म्स देख लिए, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन के हमने बेसिक टर्म्स देख लिए। अभी क्या है, हमारा लॉ ऑफ मोशन बचा हुआ है, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन बचा हुआ है। आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे के क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ मोशन क्या है, और लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट जो मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन्स का, वो कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्लियर है?
होप कि आप लोगों को अभी तक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे एसआई यूनिट्स का वर्क जो है वो जनरल साइंस में है, कितने कैटेगरी में बांटा गया है, कैसे डायमेंशन को निकाला जाता है, चाल दूरी में क्या अंतर है, ठीक है, कोणीय वेग रेखीय वेग में क्या अंतर है, या किसी के विमा को निकालने के लिए एसआई यूनिट अगर आपको याद है तो भी आप निकाल सकते हो, या उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हो। और कुछ ना कुछ हर एक फार्मूला कहीं ना कहीं से कुछ जो है एक दूसरे से रिलेटेड, अगर कुछ फार्मूला आपको याद है तो आप दूसरे फार्मूले को से डिराइव कर सकते हो। चलिए, मेरी कोशिश यही रहेगी एज अ जनरल साइंस के मेंटर के रूप में कि मैं आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट दूं अपने लेक्चर्स में, इस तरह से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूं कि आप लोगों को बहुत आसानी से वो चीज़ें समझ में आए। और अगर कोई डाउट है तो आप हमारे जो वीडियोस यूट्यूब में आप देखते हो वहाँ जाकर आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ताकि हमें भी फीडबैक्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आप जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है, और जेपीएससी 2021 के लिए अगर आप इस बार, आपको पता है कि नोटिफिकेशन कल आ गया, और अपने आप को अगर आप देखना चाहते हो जेपीएससी अधिकारी के रूप में तो आप सीडिंग सक्सेस के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। अभी हमारा जो है वो एडमिशन का जो प्रोसेस है ऑन हो चुका है। ठीक है, जो हमारा क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, तो आप उससे सीधे जुड़ सकते हो और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो मेरा जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो एक आइडिया है उसका आप लाभ ले सकते हो। ठीक है, चलिए बने रहिए सीडिंग सक्सेस के साथ। मैं अविनाश आर्य फिर आता रहूँगा इसी तरह आप लोगों के साथ नए नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।